Hey, good morning, everyone. Hope you all are fine and doing your preparation in a well way. And welcome to this platform. और आज हम अपना जो चैप्टर कर रहे थे हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरीन उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया था एक बार वो देख लेते हैं। कल हमने जो बेसिक था कि इसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन क्या होता है हेलोएल्केन्स और हेलोवेरीन्स का। और फिर हमने स्टार्टिंग में हमने जाना था कि हेलोएल्केन्स इनकी डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट जाना था कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके बेसिक यूजेज होते हैं। देन हमने इनका थ्री मैथड से क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। फिर हमने किया था कि नेचर ऑफ जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका टाइप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज प्रोटिक, पोलर और नॉन पोलर। तो फिर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था, फुल डिटेल के अंदर हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, दोनों ही हमने कवर किए थे। फिर ये वाली आपकी सारी की सारी रिएक्शंस हैं, इनका मेथड जो था हमारा, 4 मेथड मेनली आर हेयर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मेनली सैंडमेयर रिएक्शन तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि हम एनिलीन, और ये भी बताया था कि जो सैंडमेयर आपकी रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट होता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपका डाइजोनियम सोल्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो आप प्रोडक्ट चाहते हो मोस्टली प्रोडक्ट आपके इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2 इसी का। तो आज हम स्टडी करेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सब जानते हैं कि यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो चेंज नहीं होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, ये बोल सकते हो आप। या जो सिंपल वर्ड में अगर हम देखें, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, इसमें आउटर अपीयरेंस की हम स्टडी करते हैं। क्या देखते हैं, आउटर अपीयरेंस की, यानी कि सिंपल उनका कलर कैसा होता है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन सा क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा। तो इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा आपका, इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, इनका कलर आ जाएगा, और क्या आ जाएगी, इनकी डेंसिटी आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अभी लिखी है ये हम सब किस में बात करते हैं, आउटर अपीयरेंस यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो कैसे होते हैं आपके, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन जब आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड, यानी कि ब्रोमाइड और एल्काइल जो आयोडाइड है उसका क्या मतलब है, जब एल्काइल ब्रोमाइड यानी कि जब हेलो एल्केन्स कौन से वाले, ब्रोमीन वाले और आयोडाइड वाले लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस से कलर को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि वो कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। कई सारे हेलोजन हमारे पास कैसे हैं, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स की क्या होती है, स्वीट स्मेल भी होती है। ठीक है, वॉलेटाइल क्या होता है, दैट कैन बी चेंज इनटू द वेपर, वेपर में जो चेंज अपने आप हो जाते हैं, जल्दी वेपर में चेंज हो जाते हैं, दैट इज अ वॉलेटाइल। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम आता है कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड के जनरली क्या होते हैं, पोलर होते हैं। कैसे होते हैं पोलर, क्योंकि अभी हम करके आए हैं कि हमारा जो नेचर ऑफ हमने बॉन्ड किया था वो कैसा है, कार्बन क्या होता है, हैलोजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि आपका हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो आपके ये शेयर्ड पेयर होते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस पे आ जाता है आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और आपके हैलोजन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो हेयर यू कैन सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोल, यानी कि चार्जेस यहाँ पे बन गए हैं। तो जनरली हैलोजन कंपाउंड कैसे होते हैं आपके, पोलर होते हैं नेचर में। तो ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इनके बीच में, देखो ये पोलर हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है डिफरेंट चार्जेस के बीच में। किसके कंपैरिजन में, अगर आप सिंपल क्या ले रखा है आपने, सिंपल हाइड्रोकार्बन लिया है, यहाँ पे इतनी ज्यादा पोलैरिटी या पोलर नहीं होता है, लेकिन आपके हेलो एल्केन्स के अंदर बॉन्ड पोलर होता है, जहां पे आपका जो आपने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यूज किए हैं उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसमें, इस वाले में, वो क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में,
सिंपल हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। तो इसलिए अगर इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है यानी कि दो आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करे हुए हैं, अगर वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, तो वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड मोर हीट टू गेट देम सेपरेट। उनको अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा एल्काइल हैलाइड का होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। तो रीजन हमारा सिंपली क्या रहेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड टू एक्सप्लेन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन्स। तो वो वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपके हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। अगर ज्यादा एनर्जी ब्रेक प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो क्या बोल सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है इतना। दूसरा जो फैक्टर हमारा काम करता है कि जितना बड़ा साइज होगा आपका वो उसका क्या होगा, उसका और भी ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा। या इसी टर्म को आप दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हो कि सरफेस एरिया आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी का उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी उनको डिफरेंट करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए, उसको बॉईल करने के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बिगर जो साइज में होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है आपका आइसोमेरिक फॉर्म में ले रही हूँ। आइसोमेरिक फॉर्म को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहता है, मॉलिक्यूलर मास भी फिर सेम ही होगा। तो सिर्फ अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या करता है, यानी कि सरफेस एरिया ही यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर एन आइसोमेरिक फॉर्म where I'm writing. Yes. The first example is your CH3 and CH2 and CH2 and CH2Br। एक फॉर्म है मेरे पास ये नॉर्मल वाली है, लेकिन दूसरी फॉर्म में मैंने क्या किया है, CH3 CH2 और इस ब्रोमीन को मैंने अब 1 पोजीशन से हटाकर मैंने यहाँ पे लगा दिया है Br। थर्ड वाली पोजीशन में इस सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, और भी आप रिड्यूस कर दीजिए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 कार्बन है हमारे पास यहाँ पे, और हाइड्रोजन्स कितनी है, 6 + 3 9। तो जो हमारा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा C4 है, H कितने हैं 9 है, और ये Br है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पे सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे सबसे कम सरफेस एरिया है। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे क्या करेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका 375। आपको लर्न नहीं करना है, जस्ट यू मस्ट हैव एन आइडिया, कि आइडिया होना चाहिए किसका ज्यादा और किसका कम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने आएंगे हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका क्या रहेगा, इससे कम होगा, दैट इज 364, और इसका क्या रहेगा आपका, इसका इससे भी कम आ जाएगा, दैट इज 346। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सेकंड फैक्टर, दैट इज ऑफ द, पहला फैक्टर कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड इज योर सरफेस एरिया। ठीक है, तो अभी हम इसका भी लिख सकते हैं, ये मैंने वैसे पिछले ही पेज पे लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका प्राइमरी वाला होगा वो सबसे ज्यादा होगा, देन आपका सेकेंडरी, और तब क्या लिख सकते हो आप, टर्शरी। ठीक है, वाई एम राइटिंग हेयर, प्राइमरी जो होता है आपका नॉर्मल होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज होता है, सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, तो उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन कंपैरिजन टू द योर 2 डिग्री, दैट इज योर सेकेंडरी एंड इन टर्शरी। क्लियर टू ऑल। देन हम और क्या कर सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं आपका, यस, अब एक और, अब हमने किसका किया है, अभी ये हेलो एल्केन्स का किया है, अब हम लिखेंगे किसका, हेलो एरीन्स का अब लिख रहे हैं। इसके अंदर देखो क्या होगा,
सेम है, सिर्फ अगेन इसके अंदर भी किसका फर्क होगा, आपका अरेंजमेंट में फर्क होगा। सबसे पहले हमारे पास इसका नाम अगर मैं बताऊं आपको, डाइक्लोरोबेंजीन हमारे पास है, यानी कि एक बेंजीन रिंग पे आपके 2 हेलोजन लगे हुए हैं। लेकिन क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन पे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशंस आपकी अलग अलग है। सबसे पहले में आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी पोजीशन पे है, ये आपकी ऑर्थो है, ये आपका मेटा है, और ये आपकी कौन सी पोजीशन है, पैरा है। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइसोमेरिक डाई हेलोजन का, डाई हेलोजन समझ में आ गया, आइसोमर का क्या मतलब है, यानी कि इनका भी फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनकी भी अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है नियरली सेम होना चाहिए। अगर हम मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है वो हमारा पॉम रहता है। पॉम का मतलब सबसे मैक्सिमम पैरा का, देन आपका ऑर्थो, और फिर क्या आता है आपका मेटा। तो इसमें क्या है, ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, इसके अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो यहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और इसलिए इसको मेल्ट करने के लिए क्या करेगी, नीड पड़ती है। ठीक है, ओके, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फिट हो जाता है ये, बेटर फिट होता है किसके अंदर, फिट इन क्रिस्टल लैटिस, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर्ड टू, जो दूसरी फॉर्म है आपकी, कंपेयर्ड टू ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म। तो इसलिए जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, आपका पैरा, देन ऑर्थो एंड मेटा। क्लियर है सबको, तो पहले ये वाला ऑर्डर आप इसमें फॉलो कराएंगे। फिर हमारा क्या होता है, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इससे पहले हम एक और हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी आती है आपकी डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे कैसे वेरी करती है आपकी, तो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, डेंसिटी जो हेलो एल्केन्स की होती है उसके पीछे आपके जो डेंसिटी डिपेंड करती है वो 3 फैक्टर्स होते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द डेंसिटीज डिपेंड। तो डेंसिटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, कैसे इंक्रीज करेगी, पहला फैक्टर रहेगा आपका, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड, अगर आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेगी, कौन, डेंसिटी। अगर आपके नंबर ऑफ एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास का क्या मतलब है भाई, मान लीजिए आपने एक ही कंपाउंड ऐसा लिया जिसमें सेम हेलोजन है, तो जिसके अंदर जितने ज्यादा हेलोजन उतना ही ज्यादा उसकी डेंसिटी। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम लिए हैं, आपने हेलोजन भी आपने एक एक लिया है सब में, लेकिन अगर आप उनका एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन लिया है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, आपकी आयोडीन की होगी। तो जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी डेंसिटी होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए हमारे पास है C3H7 और क्लोरीन, और दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं C3H7 ब्रोमीन, और यहाँ पे है C3H7 योर आयोडीन। तो यहाँ पे क्या है, पहला फैक्टर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम में क्या है, 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है, तो पहले वाला तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, यानी कि नेग्लेक्ट की इन द सेंस कि सेम है, कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, सेम है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा, तीनों में ही वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा। सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है, हेलोजन का, तो हेलोजन भी क्या है, तीनों में एक एक है। लेकिन थर्ड वाला फैक्टर इसमें काम करता है कि एटॉमिक मास जिसका जितना ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से। दूसरा फैक्टर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये लीजिए CH2Cl मैंने लिया है एक, और एक लिया है यहाँ पे CHCl3 लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CCl4 लिया है। तो यहाँ पे कार्बन एटम क्या है, सेम है, तो पहले वाले फैक्टर को अगेन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। सेकेंड वाला फैक्टर क्या है आपका, हेलोजन एटम का है, यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन 1, यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन 4।
तो जहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन होंगे उसका जो आपका डेंसिटी होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। सो क्लियर है। आप एक बेसिक एग्जांपल आप नंबर ऑफ कार्बन एटम का भी ले सकते हो बाय कीपिंग द नंबर ऑफ हैलोजन एटम सेम। तो आई थिंक ये जो हमारा ट्रेंड है डेंसिटी का वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, हेलो एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी। किसकी, हेलो एल्केन्स जो होते हैं जनरली आपके क्या होते हैं, लो सॉल्युबिलिटी रखते हैं, हैव लो सॉल्युबिलिटी। इसके अंदर और वाटर के अंदर। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों होता है, जबकि आप ये हम ये पढ़ चुके हैं कि आर और एक्स का नेचर कैसा होता है, आपका पोलर होता है, और वाटर भी हमारा कैसा है, पोलर है, राइट। दोनों लाइक डिजोल्व लाइक होना चाहिए यहाँ पे। जब दो पोलर पोलर होते हैं तो उसको इसको किस प्रॉपर्टी से हम डिस्क्राइब करते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक से, यानी कि पोलर पोलर में डिजोल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर पे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है ऐसी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है भाई कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि डिजोल्व अगर आपको करना है तो इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा और वाटर के मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस एनर्जी रिलीज होती है जब आपके न्यू अट्रैक्शन सेट होगा। क्या होगा, लेस एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड कब, जब आपका नया सेटअप होगा, न्यू सेटअप। अब न्यू सेटअप कहाँ बनाओगे आप, किस किस के बीच में बनाना है न्यू सेटअप, वही हेलो एल्केन्स के बीच में बनाना है, और किसके बीच में बनाओगे, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनाना है। अगर लेस एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नया फोर्स बने, नया बॉन्ड बनेगा आपका, इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा। मतलब अगर इस तरीके से बात करें, आर एक्स है, इसके बीच में जो अभी वाटर के साथ आपका बॉन्ड बनेगा यहाँ पे जो ये बॉन्ड बनेगा ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके खुद अकेले वाटर में या फिर अकेले हेलो एल्कीन्स में होता है। बात समझ में आई। तो इसलिए क्या होगा, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसको भी। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसका सेटअप बनाते हो तो यहाँ पे इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी की आपकी वाटर और इसमें होती है। इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी इसमें, लेस होती है। क्लियर है। लेकिन इनकी फिर सॉल्युबिलिटी किसमें होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है। ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या होते हैं, अच्छे खासे डिजोल्व करते हैं। वहां पे क्या रीजन दोगे, जो भी आप ऑर्गेनिक सोलवेंट लोगे तो वहां पे हेलो एल्केन्स के बीच में और जो ऑर्गेनिक सोलवेंट आपने लिया है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वहां पे इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। सॉरी डी आएगा यहाँ पे, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी यहाँ पे, क्या होगी, हाइयर होगी। क्या बोल सकते हो, हाइयर होगी। किससे ज्यादा होगी, अगर हम इंडिविजुअल कंपेयर करें हेलो एल्केन्स के बॉन्ड की स्ट्रेंथ को और आपके पोलर जो आपने ऑर्गेनिक सोलवेंट लिया है उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, तो समझ आ गया होगा आई थिंक। तो ये था हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ वी कैन अरेंज द डिफरेंट कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो क्वेश्चन लिया है भाई ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है। तो पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम देख लेंगे, सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। ब्रोमोमीथेन को कैसे लिखोगे, दिस इज योर CH3Br। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म। एक मिनट भाई इसको लिखेंगे, क्लोरोमीथेन लिख लेते हैं पहले। क्लोरोमीथेन क्या होगा, CH3 क्लोरीन हो जाएगा। डाइब्रोमोमीथेन में क्या होगा आपका, यानी कि CH2 और डाइब्रोमो यानी कि Br2। ठीक है। और तो ये हमारा ट्राइब्रोमो है आपका, तो ये हो जाएगा आपका CHBr3। तो जब हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, अगर हम इन तीनों के अंदर कंपेयर करें, सबसे पहले हमने क्या देखना है भाई, जितना ज्यादा जिसका जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे
कार्बन की अगर सबसे पहले बात करें, चारों के चारों में कार्बन का नंबर क्या है, सेम है। नंबर 2 पे क्या देखना है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम में वेरिएशन है और नंबर ऑफ हेलोजन भी जो लगाए हुए हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो भाई सबसे छोटा हेलोजन कौन सा रहेगा यहाँ पे आपका, क्लोरीन रहेगा। अगर सबसे छोटा क्लोरीन है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हेलोजन जो है वो सेम है, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले एक हेलोजन है, सबसे कम मोलिकुलर मास इसका होगा, तो सबसे कम मोलिकुलर मास इसका होगा, तो नंबर 2 पे आपका ये आ जाएगा। नंबर 2 पे 2 वाला, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं आपके, 2 रहेंगे। और सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम होंगे उतना ही ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ही ज्यादा ये बड़ा होगा साइज में, और मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल इट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको भी हम लिख लेते हैं इसी फॉर्म में। 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे लिखोगे, दिस इज CH3 CH2 CH2 एंड 1 पे क्या लगाना है आपने, क्लोरीन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं भाई, यही होता है, सिर्फ आपके सेकेंडरी को बोल देते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। थर्ड हमारा है 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसके अंदर देखो भाई ध्यान से, पहला फैक्टर क्या करना है हमें, नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखने हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपको किसमें नजर आ रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा हमारे लास्ट वाले में नजर आ रहे हैं। पहला ही फैक्टर हमारा ये है, तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या देखना है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। तो क्लोरीन एटम एक एक है सब में, और वो भी कैसा है, सेम है, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा होगा वो आपका यही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, अगेन सेम है। फिर क्या करें, फिर देखो आप हेलोजन कौन कौन से हैं, लेकिन हेलोजन भी इसमें नंबर सेम ही है। फिर क्या करोगे, थर्ड फैक्टर हमारा कौन सा आता है कि अब आपको इसका क्या देखना है, सरफेस एरिया देखना है, ठीक है। जब दोनों ही चीज सेम है तो ये क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और नंबर थर्ड पे सबसे कम किसका होगा, आपका इस वाले का होगा। तो ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3, फिर आ जाएगा आपका 2, और फिर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है सबको। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अरेंज करना था हमें कंपाउंड्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर टू ऑल। अब हम बात करेंगे भाई, हमारी आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिएक्शन हम इसके अंदर स्टडी करते हैं हेलो एल्केन्स की पहले, और हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शंस होती हैं मेनली वो हमारी कितने टाइप्स की होती हैं भाई, 3 टाइप्स की होती हैं। तो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो काफी लंबी लंबी है, सबसे पहले वाली सबसे ज्यादा बड़ी है। तो इसी रिएक्शन को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है भाई। यहाँ पे एक वर्ड है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या क्या नेचर होता है आपके, न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है, इसके पास होता है खुद के पास नेगेटिव चार्ज, या फिर होगा इस पे लोन पेयर। इसका नेचर होता है कि ये न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब है कि ये आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होता है। तो इसको कैसी स्पीसीज चाहिएगी, कैसी स्पीसीज चाहिएगी, इसको पॉजिटिव वाली स्पीसीज चाहिएगी। तो हमारे हेलो एल्केन्स में कौन सी पॉजिटिव स्पीसीज है भाई, अगर मैं हेलो एल्केन्स को यहाँ पे लिखूं, ये है मेरे पास एक हेलो एल्केन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर इस हेलोजन को यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन बन गया है। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो हमारे इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, यही तो चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज हमारे हेलोजन पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करता है, ये एल्काइल हैलाइड के हैलोजन को रिप्लेस करके खुद को अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर लेता है। इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, रिप्लेस करना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, और इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था, पहले भी हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है कि भाई जो आपकी पहले वाली रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास हैं, ये फर्दर आपकी क्या होती हैं भाई, टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप जो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या रहेगा भाई पहला पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट जो इसका टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या आ जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिमॉलिक्यूलर। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, इन रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको हम बोलते हैं आपकी, इसको बोलेंगे एस यानी कि सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद हम लिखते हैं आपका एन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, और टू हमें बताता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर है। इन द सेम वे इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगेन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बट दिस इज योर यूनिमॉलिक्यूलर। तो दोनों रिएक्शंस को डिटेल से देखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की काफी चांसेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट देम। तो पहले हमारी क्या होगी आपकी, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं SN2 रिएक्शन को। इस रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा, ऑब्वियसली ये मैंने लिख दिया कोई भी एल्काइल हैलाइड, और साथ में मैं क्या लिख रही हूँ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पे लिया है हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या करेगा भाई, इस वाले को क्या करेगा, इसको हटा के खुद को प्लेस करना, यानी कि सिंपल रिएक्शन तो मैं आपको सीधी लिख देती हूँ, यहाँ पे आपकी क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की, और हमारे पास क्या आपका X जो है वो निकल जाएगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो इसका नाम हमें ये कह रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन का क्या मतलब है भाई, जो इसका रेट होगा, इस रिएक्शन का रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ एक की कॉन्सेंट्रेशन पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। क्या होता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। नहीं भाई, एक मिनट, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने। हाँ जी, SN2 है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया भाई। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। दोनों जो रिएक्टेंट आपने ली है, टू का मतलब क्या है, दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एंड व्हाट आर दे, आवर टू रिएक्टेंट, फर्स्ट इज योर एल्काइल हैलाइड एंड सेकंड इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए इसके नेम क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर है। तो क्लियर है सबको, टू का मतलब क्या है आपका, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, ठीक है। और जो ये रिएक्शन होती है, दूसरी इसकी क्या खास बात होती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है आपकी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, एक क्या बनता है भाई, बताना जरा। हमारे पास यहाँ पे आपकी कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है, नो इंटरमीडिएट स्टेट इज फॉर्म, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है, ठीक है। तो जब कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है तो इसलिए ये रिएक्शन किस में प्रोसीड करेगी, सिंगल स्टेप में प्रोसीड करती है। तो इसका ये देखते हैं हम, इसका मैकेनिज्म देखिए। यहाँ पे मैं इसको 3D फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लेंगे कोई भी एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिया है मिथाइल क्लोराइड का। तो ये है आपका मिथाइल क्लोराइड, इधर है आपका क्लोरीन, और ये है हमारा इसका एक H इधर लिख रहे हैं हम। ये क्या है, अवे द ऑब्जर्वर, और ये क्या हो जाएगा आपका, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारा बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक क्यों करता है भाई,
लाइट वाले एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो स्टेरिक हिंडरेंस का कम चांस होता है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ पे आपका जो हेलोजन एटम है वो एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो हमारे पास जो स्टेट यहाँ पे बनती है क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन, इधर है हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इस एक ही स्ट्रक्चर में हमें एक बॉन्ड फॉर्म होता नजर आ रहा है और दूसरा फॉर्म हमें कैसे, एक बॉन्ड हमें ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है इतना। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनी है, ये कौन सी स्टेट है आपकी, ये जो स्टेट बनी है, इस स्टेट में आप ये देख सकते हैं कि कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, यहाँ पे 5 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। तो अगर इसने 5 बॉन्ड फॉर्म किए हैं तो आप क्या बोल सकते हो, ये स्ट्रक्चर क्या होगी, हाईली अनस्टेबल होगी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेकेज को, यानी कि जो एग्जिस्टिंग आपका न्यूक्लियोफाइल है कार्बन और क्लोरीन वाला, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा। क्लियर है इतना। तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर होगी वो देखना क्या होगी, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इधर अटैच हो जाएगा आपका OH बैकवर्ड साइड में, और आपका बाकी की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी देखना जरा सेम है कि चेंज हो गई है। तो भाई आप यहाँ पे क्या देखते हो, आपका OH इधर था और ये वाला H इधर था, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भाई चेंज हो गई है, और चेंज भी कैसी हुई है, चेंज हो गई, आपकी इन्वर्ट हो गई है। जो आपका लेफ्ट में था वो राइट में आ गया है, और जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया है। क्लियर है इतना। जिस तरीके से जब तेज हवा चलती है अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है ना, सेम आपका जो मेथड रहता है आपकी SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन में रहेगा, कि स्टार्टिंग में जो आपने रिएक्टेंट लिया था उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आफ्टर अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इट विल चेंज इनटू द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। और आप इसको सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं, देयर इज ए टेक प्लेस किसका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे होता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन होता है यहाँ पे किसका भाई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। तो पहला क्या है, हमने एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट कराया है, कोई हमारी यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ये स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हुई है, ये 5 बॉन्ड कार्बन यहाँ पे फॉर्म करता है, जो कि आपकी क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी ये ट्रांजिशन आपकी स्टेट होती है, आप इसको क्या बोल सकते हो, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। और आई थिंक आप में से ये सब जानते होंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत शॉर्ट मोमेंट के लिए होती है, तो इसको क्या नहीं कर सकते हम, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो इसलिए क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होती है और चेंज हो जाती है आपकी किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो क्लियर है भाई ये चीजें। तो इसके अंदर हमारा जो ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का वो क्या रहेगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमने देखा कि बैकवर्ड अटैक होता है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ से होता है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है। क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये वाला है, एक तो हमने सिंपल ये वाला लिया है, एक कार्बन हमारे पास है, हेलोजन है, और ये हाइड्रोजन है इधर, और ये होगा आपका 3D वाला, और ये हमारे पास ऐसे वाला। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन लिए। दूसरी स्पीसीज में हमने क्या लिया है, ये कार्बन है, ये हमारा X है, यहाँ पे हमने ले लिया है CH3 ग्रुप, और यहाँ पे हमारा रहेगा हाइड्रोजन, और इधर हमने लिया है अगेन हाइड्रोजन। थर्ड स्पीसीज में आप क्या लोगे, इधर हेलोजन ही है, ये भी हमारा CH3 है, और दूसरा जो हमने एटम लिया है वो भी CH3 लिया है, और थर्ड हमारा H है। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में हमारा क्या होगा, हमने तीनों ही चेंज कर दिए हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीनों ही बल्कि ग्रुप लगा दिए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई,
क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप ये तो इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल। इसमें 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, एथाइल। यहाँ पे 3 है तो क्या बोल दोगे इसको, आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। वाई वी आर कॉलिंग इट आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी नेचर का है। और इसको क्या बोलोगे भाई, टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलोगे, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और न्यूक्लियोफाइल है आपके पास सेम, सभी के पास इसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो आप क्या फाइंड आउट करते हो, कहां से अटैक इजी रहेगा। देखिए, इसके अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, इसके 3 हाइड्रोजन को इनफैक्ट मैं ऐसे कर देती हूँ, 1 2 और आपका 3। इस वाले का भी क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इधर भी क्या करोगे, तीनों तरफ लगा दो, एक किसी के साथ अटैच कर दो। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक कर दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो भाई कहाँ पर ज्यादा स्पेस आपको नजर आ रहा है, ताकि आपका न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करे आपके कार्बन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका मिथाइल है, सबसे छोटे छोटे ग्रुप हैं, सबसे कम स्टेरिक हिंडरेंस आपकी मिथाइल वाले हेलोजन में होगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा वो इस तरीके से होगा। बल्किनेस इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहता है आपकी SN2 रिएक्शन का, वो क्या रहेगा भाई, सिंपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। किसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है भाई, ये SN2 मैकेनिज्म का, जो रहेगा प्राइमरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी और देन योर टर्शरी। क्लियर है इतना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ही आएगा। SN2 रिएक्शन के अंदर आपका जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके से होगा। सो योर आंसर विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म भाई। अब हमने क्या देखना है, SN मैकेनिज्म भी तो देखना है, ये भी तो है हमारा। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 क्या बताता है आपको, ये आपकी रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्या होगी आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन वन प्रोडक्ट। तो 2 जो प्रोडक्ट हमने लिए थे SN2 में, वहां पे क्या कर रही थी, 2 का मतलब 2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोसीड कर सकती है। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ 1 की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो वो 1 हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा होगा, एल्काइल हैलाइड होगा या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे। सेकंड जो होता है ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन है भाई, 2 स्टेप रिएक्शन होगी यहाँ पे आपकी। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन जो होती है आपकी किसकी होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। और आई थिंक आप सब जानते हैं कि जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन वाला जो स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब आप सोचोगे भाई ये क्या बला आ गई, भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसी भी केमिकल रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही डिटरमाइन करता है कि इस किसी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या होगी, कितनी रेट से वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आपका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपकी होगी उस रिएक्शन की। क्लियर है इतना। तो हमने अभी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप लिखे हैं कि जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, 1 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे। सेकंड ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट करती है। और थर्ड हम देखते हैं इसमें फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटायन की। तो लेट्स प्रोसीड इट। तो जो स्टेप 1 होगा इसका वही होता है आपका स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है आपका। स्लोवेस्ट, अगर स्लोवेस्ट हो तो क्या बोलोगे आप, रेट डिटरमाइनिंग होता है।
क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है आपका फर्स्ट स्टेप। और क्या खास होती है इसमें, हाँ जी, और क्या होता है, ये आपका रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में प्रोसीड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। किसका एग्जांपल लिया है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को मैं खोल के लिख रही हूँ, दिस इज योर ब्रोमीन, और यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे लिया है CH3 और यहाँ पे लिया है हमने CH3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको रिप्लेस करना है। जब ये इसको इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, जब ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और आप क्या जानते हैं, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये आपका स्टेप 1 है, और कैसा है भाई, रिवर्सिबल स्टेप है। और दूसरा ये स्लोवेस्ट है, तो ये और क्या हो जाएगा, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो जाएगा। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, हमारा ये बन गया और साथ में क्या हो गया है, Br नेगेटिव इसका रिलीज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा Br नेगेटिव हमारा रिलीज हो गया है। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है, अब आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, क्या बन गया है आपका कार्बोकेटायन। आई थिंक ये सबको पता है कि ये कौन सी डिग्री वाला कार्बोकेटायन है, टर्शरी, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है फर्दर आपको चेक करना है कि वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच है। तो हेयर यू कैन सी दैट द this particular carbon atom which have positive charge 1, 2 and 3, it is attached by the 3 carbon atom. Clear to all? And we know the nature order of stability of carbocation is your tertiary, secondary and then your primary. Clear to all till here? And the second step क्या होगा, अब तो बहुत आसान है, कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज और हमारी ये रिएक्शन कौन सी है भाई, न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज यहाँ पे आएगी, दैट इज योर OH नेगेटिव। खुद पे नेगेटिव होता है लेकिन ये प्रोसीड किसकी तरफ करती है भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। और हमारे कार्बोकेटायन पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव ही है, वही तो चाहिए इसको। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पे आ जाएगा OH। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या बताओगे, SN1 में टर्शरी, देन योर सेकेंडरी एंड देन योर प्राइमरी। क्लियर है सबको? तो एक मिनट भाई, एक स्लाइड। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं इधर। हाँ जी, देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि अब हम कंक्लूड कर रहे हैं अपना SN2 रिएक्शन जो हमने की थी उसमें हमारा ऑर्डर ऑफ क्या रहता है, दैट इज योर प्राइमरी, देन सेकेंडरी और देन योर टर्शरी। और SN1 में अभी हमने किया है, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा स्टेबिलिटी का, टर्शरी, सेकेंडरी एंड योर प्राइमरी। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी स्पेशली। अब हम यही रीजन की काउंटिंग करते हैं किसके अंदर, सेम रीजन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड की। किसकी बात करेंगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड की। तो भाई अगर जिसने कल का वीडियो देखा है तो ये टर्म समझ आ गई होंगी कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है और आपका बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा हैलाइड जो कि आपके जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन क्या करता है, जिससे अटैच होता है ये होता है आपका डबल बॉन्डेड। क्लियर है, ये वाला को क्या हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड है ये, और बेंजाइलिक हैलाइड में यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ रीजन है इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो इस वाले डबल बॉन्ड पे ये आपकी क्या स्पीसीज होती है, ये आपकी एक्स। तो क्लियर हो गया होगा एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। कल का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखें, तब अच्छे से और समझ आएगा। तो यहाँ हमें क्या कराना है, SN1 और SN2 करानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी SN1 करानी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप इसको जब रिमूव करोगे तो कौन सी स्पीसीज जनरेट होगी, CH2 डबल बॉन्ड C, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा भाई, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा आपका H, ये होगा आपका H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2। तो इस पे क्या आ गया भाई H2, और चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भी हेलोजन चला गया है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल बॉन्ड के, ये हो जाते हैं यहाँ पे शिफ्ट, और ये कौन सी फॉर्मेशन हो रही है भाई, साइन से पहचान आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आपकी क्या फॉर्मेशन होती है, रेजोनेंस की फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होती है, और इसलिए ये वाला जो कैटायन होता है ये क्या होता है, रेजोनेंस की द्वारा आपका स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ इनकी जो स्टेबलाइजेशन होती है इस कार्बोकेटायन की, किससे होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। ये मैं लिख देती हूँ, तो ये कैसे होता है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि जो एलाइलिक कार्बोकेटायन बनते हैं और बेंजाइलिक केटायन जो बनता है वो किस तरीके से स्टेबल होते हैं, योर आंसर विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। सो बेंजाइलिक में कैसे केटायन बनाओगे, अगेन आपका ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, जब ये रिमूव होगा तो हमारे जो ये वाला कार्बन चार्ज आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव भी कैसे बैलेंस होगा, आपकी रेजोनेंस से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव इधर आ गया है। तो आई थिंक ये सबको ड्रॉ करनी आती होंगी। अब ये इधर आ जाएगा, तो आपकी पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में अगेन आपका ऑर्थो पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है भाई सबको। और सब जगह क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड आप फॉर्म करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो। यहाँ पे हो गया इधर वाला, तो ये और ये हो जाएगा इधर, और ये इधर हो गया है, ये इधर हो गया है, और हमारा यहाँ पर ये, और नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, फाइनल स्ट्रक्चर, उसकी कोई नीड नहीं है। तो ये भी किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है, ये भी हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो क्या रहेगा हमारा कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है किसकी, आपकी बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड की। क्लियर है सबको। तो फाइनल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा रहेगा एल्काइल हैलाइड के लिए, वो बता दीजिए क्या होगा अब। हाँ जी भाई, जितना ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा उसकी लेंथ होगी, वो ब्रेक करना उतना ईजी होता है। तो एल्काइल हैलाइड का हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, सबसे पहले आयोडीन इज द लार्जेस्ट इन द साइज, सो टू ब्रेक दिस बॉन्ड विल बी क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू द RBr, RCl एंड देन योर R फ्लोराइड। तो भाई आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का सिर्फ एक पार्ट, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारी जो ये वाली रिएक्शन थी हेलो एल्केन्स की किया है, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। तो भाई यहाँ पे जो SN2 का जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, वो 1 2 3 रहेगा, यानी कि प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शरी, और देन यूनिमोलिकुलर वाली का यानी कि SN1 का क्या रहेगा 3 2 1, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन एंड यू नो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो होप यू आपको समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड अप करते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड हैव अ गुड डे।